वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ पहला पत्र एवं डायरी के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले वीडियो में हमने देखा कि आजकल हम मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि के द्वारा अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों एवं विभिन्न अधिकारियों तक अपनी बात सहजता से पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लेखन में हमने निमंत्रण पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, बधाई पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, आश्वासन पत्र, यह पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं यह हमने अगले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम डायरी लेखन के बारे में समझेंगे। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। प्रतिदिन यानी हर रोज घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा होता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। घटित यानी कि उसके जीवन में जो घटनाएं बनती है उस घटनाओं का, उनके जो हर रोज का जो कार्य है वह और हकीकतों की जानकारी प्राप्त होती है हमें। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रिया यानी कि अपने मन में उठे विचारों की अभिव्यक्ति यानी प्रकट करता है, भी अंकित करता है। अंकित करना यानी कि लेखना के डायरी में व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है उसके साथ साथ अपने मन में उठी विचारों को भी अभिव्यक्त करते हुए उसमें लिखता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। व्यक्तिकता यानी किसी एक व्यक्ति पर आधारित। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। प्रतिदिन यानी हर रोज, साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह, पाक्षिक यानी 15 दिन और मासिक यानी 1 महीने की लिखी जाती है। डायरी लेखन की विशेषताएं देखते हैं। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। आवश्यक यानी जरूरी है। तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। डायरी लेखन क्रमबद्धता यानी कि जो घटना पहले बनी हो उसका पहले वर्णन हो और जो घटना बाद में बनी हो उसका वर्णन बाद में हो, न कि जो घटना पहले बनी है उसका बाद में और जो बाद में बनी है उसका पहले वर्णन हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। संक्षिप्त यानी छोटा, सारगर्भित यानी उसमें हकीकत होनी, वास्तविक यानी हकीकत होनी जरूरी है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। स्थान यानी कि जगह, तिथि यानी तारीख आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आलोचना यानी कि किसी की बुराई करना, इससे बचना चाहिए। और टीका टिप्पणी यानी कि सही या गलत, बनावटी यानी सिर्फ अपने विचार या सपनों का जो है वह बनावटी से बचना चाहिए। चित्रात्मकता यानी कि चित्र बनाना, ऐसी अनावश्यक यानी बिन जरूरी बातों से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ, इससे क्या लाभ होते हैं? तो
इससे जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है, तथ्य यानी हकीकत। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे स्नेह बुराइयों से बचा जा सकता है। स्नेह यानी कि छोटी छोटी बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज यानी आवेदन है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। अब देखेंगे डायरी लेखन के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण यहाँ पर है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखा है एक लड़के ने। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर का उसका अनुभव है, वह यहाँ पर लिखा गया है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी यानी कि जो जानी नहीं हो ऐसी आशंकाएं अनायास यानी कि अचानक ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य यानी कि आचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी निर्धारित यानी निश्चित। मन को राहत मिली यानी सुकून मिला। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक लड़के ने अपने नई स्कूल में वह जाता है, उसका जो अनुभव होता है उसके बारे में यहाँ डायरी लेखन का एक उदाहरण दिया है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यहाँ पर लिखा गया है। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है यानी कि सब कुछ दोबारा पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। फिर भी मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ठाठस बधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा, यानी पीठ थपथपाई। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी ने चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। पुनः यानी फिर से। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक लड़के ने अपने वार्षिक परीक्षा के एक दिन पहले की जो घटना है उसके बारे में लिखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। योग्यता विस्तार। यहाँ पर पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि पत्र लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो हर रोज बोली जाती है ना, और सामने वाला समझ सके ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, जो जरूरी बातें हैं वही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम यानी कि सभी के लिए इस्तेमाल हो ऐसा शब्द तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए, यानी आदर्श भाषा में उसका संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका दी गई है। पत्र के प्रकार, उसका पत्र जो लिखता है उसके साथ संबंध, अभिवादन, संबंधित शब्द
पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली यहाँ पर दी गई है। तो अगर व्यक्तिगत पत्र हो तो उसमें संबंध दिया गया है कि पुत्र पिता को पत्र लिखता हो तो अभिवादन के लिए पूजनीय पिताजी इस तरीके से संबोधन करते हैं। और उसकी समाप्ति के बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र और उसका नाम लिखा जाता है जो पत्र लिखता है। पिता पुत्रों को जब पत्र लिखते हैं तब प्रिय, आयुष्मान और उसका नाम लिखते हैं, यानी कि पुत्र का नाम लिखा जाता है। और समाप्ति के बाद तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु इस तरीके से पत्र लिखते हैं। पुत्र माता को पूजनीय माताजी और बाद में समाप्ति पर आपका आज्ञाकारी पुत्र और उसका नाम लिखा जाता है। माता पुत्र को पत्र लिखती है तब प्रिय, आयुष्मान और नाम लिखा जाता है। और बाद में तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक इस तरीके से पत्र समाप्ति के बाद लिखा जाता है। छोटा भाई बड़े भाई को आदरणीय भाई इस तरीके से अभिवादन करता है। और बाद में समाप्ति के बाद पत्र आपका स्नेहाकांक्षी, स्नेहभाजन इस तरीके के बाद उसका नाम लिखता है। बड़ा भाई छोटे भाई को जब पत्र लिखता है तब प्रिय, चिरंजीवी और उसका नाम लिखा जाता है, तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को जब पत्र लिखता है तब प्रिय और उसका नाम लिखा जाता है। और समाप्ति के बाद तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छुक। मित्र को जब पत्र लिखता है तब प्रिय और मित्र का नाम लिखा जाता है जिसको पत्र लिखा जाता है। और समाप्ति के बाद अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभचिंतक इस तरीके से पत्र की समाप्ति होती है और उसका नाम लिखा जाता है। शिष्य गुरु को जब पत्र लिखता है तब पूजनीय, श्रद्धेय गुरुजी इस तरीके से संबोधन होता है। और बाद में समाप्ति के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेहभाजन इस तरीके से पत्र की समाप्ति होती है। गुरु शिष्य को जब पत्र लिखता है तब चिरंजीवी और शिष्य का नाम लिखा जाता है। और समाप्ति के बाद, पत्र समाप्ति के बाद तुम्हारा शुभाकांक्षी यानी कि आकांक्षी और शुभचिंतक इस तरीके से लिखा जाता है। अगर पत्र व्यावसायिक हो तो उसमें पुस्तक विक्रेता को लिखा जाता हो तब महोदय कह के उसका संबोधन होता है। और पत्र समाप्ति के बाद भवदीय यानी भेजने वाला उस तरीके से पत्र की और फिर नाम लिखा जाता है और पत्र की समाप्ति होती है। बैंक मैनेजर को भी महोदय कहकर संबोधित किया जाता है और समाप्ति के बाद भवदीय लिखा जाता है। व्यापारिक या दुकानदार को पत्र लिखा जाए तब श्रीमान प्रबंधक करके उसका संबोधन होता है और समाप्ति के बाद भवदीय करके और नाम लिखकर समाप्ति होती है। कार्यालयी पत्र हो तो किसी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखा जाए तब मान्यवर महोदय ऐसे संबोधन होता है और समाप्ति में भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत लिखा जाता है। निवेदक यानी कि निवेदन करने वाला, प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला और विनीत यानी कि विनती करने वाला। समाचार पत्र के संपादक को जब पत्र लिखा जाता है तब श्रीमान संपादक महोदय इस तरीके से संबोधन होता है और पत्र की समाप्ति के बाद भवदीय अथवा तो निवेदक लिखा जाता है और नाम लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र हो तब प्रधानाचार्य यानी कि आचार्य को पत्र लिखा जाता तब श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय करके उनका संबोधन होता है। और विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी यानी कि आपकी कृपा का आकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या इस तरीके से पत्र की समाप्ति होती है। और किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तब मान्यवर महोदय करके उनका संबोधन होता है और समाप्ति के बाद निवेदक, प्रार्थी, विनीत या निवेदिका तरीके से लिखकर, नाम लिखकर पत्र की समाप्ति होती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे डायरी के संदर्भ में कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में
दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त यानी कि छोटी जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम आगे के पाठ का पठन करेंगे। नमस्कार, आभार।